सेक्शन स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम स्विंग्स द वर्क डन बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। देखिए सिंपल पेंडुलम में जब बॉब स्विंग करता है तो ये टेंशन है और स्विंगिंग इधर होती है, या तो राइट में होगी या लेफ्ट में होगी। क्लियर है, या तो राइट में स्विंगिंग होगी या लेफ्ट में स्विंगिंग होगी। राइट में हुई या लेफ्ट में हुई, लेकिन जरा देखो कितने डिग्री का एंगल है, 90 का एंगल है। अगर एंगल 90 का है तो वर्क डन क्या होगा, जीरो आएगा। क्यों, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए या फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, जो कि नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ बॉडी इफ टेंजेंशियल फोर्स ऑल्सो एक्ट्स ऑन द बॉडी इन एडिशन टू सेंट्रीपिटल देन वर्क डन इज। तो देखिए सर्कुलर मोशन की अगर हम लोग बात करें, सर्कुलर मोशन में तो देखो दो टाइप के फोर्स की बात हो रही है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है और एक टेंजेंशियल फोर्स है। और ये देखो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। ठीक, अच्छा जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की वो इधर होती है, तो जो टेंजेंशियल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में वर्क डन होगा, सेंट्रीपिटल में नहीं होगा। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो होगा और टेंजेंशियल का वर्क डन जीरो नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो बट वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स इज नॉट जीरो। तो आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, इन अ सर्टेन सिचुएशन एफ एंड एस आर नॉट इक्वल टू जीरो बट द वर्क डन इज जीरो, फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट। अब इनका कहना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों जीरो नहीं है। क्यों भाई, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों जीरो नहीं है, लेकिन वर्क डन जीरो है। तो क्या सिचुएशन होगी बताइए। तो इसका मतलब सीधा सीधा सिचुएशन है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है ये आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। क्यों भाई, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि क्या हो रहा है, वर्क डन हमारा जीरो है। उसके बाद आइए नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ मास mkg इज लिफ्टेड बाय अ मैन टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर in 30 seconds. Another man lifts the same mass to the same height in 60 seconds. The work done by them in the ratio of। तो देखिए यहाँ पर वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो mgh होता है, तो W1 और W2 का जो रेशियो आएगा 1:1 आएगा। क्यों, वर्क डन में टाइम का कोई रोल नहीं होता है, जल्दी ले जाओ चाहे देर में ले जाओ वर्क डन आपका सेम आएगा। ठीक, अगला देखिए पांचवें नंबर पे आइए, फोर्स दिया हुआ है F इक्वल्स टू, ये है 5I कैप प्लस 3J कैप, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो हो रहा है 2I कैप और माइनस J कैप। ठीक, ओरिजिन से हो रहा है, तो इनिशियल हो गया 0,0, फाइनल ये हो गया। वर्क डन पूछ रहा है तो W इक्वल्स टू हो गया F डॉट S, डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, 5 2 जा 10 -3 7 जूल आंसर, और वो भी प्लस में आएगा। ठीक, अब इसके बाद आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लो, इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 6 वाला देखो, अ लॉन रोलर is displaced through 1 kilometer using a force of 200 Newton in a direction making an angle of 60 degree with the lawn. The work done is। तो यहां पर देखिए एंगल भी दिया हुआ है, तो W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा होता है। फोर्स कितना दिया है, 200 न्यूटन है, 1 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट है, और क्या दे रखा है, कॉस 60 है। कॉस 60 1/2 होता है, ये आ जाएगा 2 × 10⁵ और कॉस 60 1/2 है, तो ये आ जाएगा 10⁵ जूल आ जाएगा, 10⁵ जूल आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर है 7. A mass m is lowered with the help of a string by a distance h at a constant acceleration g by 2. Work done by the string is, ये देखिए m मास है और ऊपर की तरफ देखो टेंशन लगेगा, नीचे की तरफ mg लगेगा और नीचे की तरफ लेकर के आ रहे हैं. कहाँ लेकर के आ रहे हैं भाई? नीचे की तरफ लेकर के आ रहे हैं. अब क्या पूछ रहा है? द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग इज, स्ट्रिंग का वर्क डन पूछ रहा है कितना होगा. तो देखो वर्क डन बाय द स्ट्रिंग अगर पूछ रहा है वर्क डन बाय द स्ट्रिंग, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन कह सकते हैं, है ना. अब देखो टेंशन ऊपर है और ये नीचे है, तो W बराबर क्या मिलेगा? माइनस W इक्वल्स टू क्या मिलेगा बताइए? माइनस. अब देख रहे हो यहाँ पर m मास है और क्या हो रहा है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ है और g/2 एसलेशन से आ रहा है, g/2 एसलेशन से आ रहा है नीचे की तरफ. तो ये आएगा mg माइनस टी इज इक्वल टू mg/2. तो t निकल के आएगा mg/2. ठीक. अच्छा ये आएगा वर्क डन माइनस टी इंटू एच माइनस mgh/2 आ जाएगा. ठीक. आंसर क्लियर है. सबसे पहले देखो टेंशन निकाल लो, यहाँ पे टेंशन निकाल करके और माइनस में वर्क डन होगा. क्यों? क्योंकि टेंशन ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट नीचे है. तो ये देख रहे हो कितने डिग्री का एंगल है? ये 180 डिग्री का एंगल है. ये एंगल कितने डिग्री का है बोलो? 180 डिग्री का एंगल है. बना लो. हो गया. अगला देखो. अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L and mass m is lying on a smooth table and 1/3 of its length is hanging vertically down over the edge of the table. If g is the acceleration due to gravity, work done required to pull the hanging part on the table. अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक टेबल है और उस टेबल में ये देखिए चेन लटक रही है ऐसे, और कितना पार्ट लटक रहा है? 1/3. तो यहां पर जो पार्ट लटक रहा है वो L/3 लटक रहा है. क्लियर? L/3 पार्ट इसमें लटक रहा है. अब ये कह रहे हैं कि इसको पूरा ऊपर ले जाना है, तो वर्क डन कितना होगा? तो इसका देखो तरीका बताया था मैंने कि यहां पर एक मास ले लो, ये मास देखो लटक गया, ये m/3 है, और इसका सेंटर ऑफ मास ले लो, सेंटर ऑफ मास होगा L/6. तो ये L/6 हो गया. मतलब इस मास को ऊपर ले जाना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना हो गया? m/3g L/6. तो ये कितना मिलेगा? mg L/18 आएगा कि नहीं आएगा? ये हमारा आंसर आ जाएगा. आ जाएगा mg L/18 आ जाएगा. तो ये हमारा वर्क डन हो गया. देखो ठीक. अगला क्वेश्चन देखिए 9th. A body of mass 4 kg is moving with momentum of 8 kg meter per second. A force of 0.2 Newton acts on it in the direction of motion for 10 seconds. The increase in kinetic energy is. क्वेश्चन नंबर है 9. क्या कह रहा है? देखो ये बॉडी ऑफ मास 4 kg, मास दिया है 4 kg का है देखो, और वेलोसिटी नहीं, मोमेंटम दे रखा है 8 kg मीटर पर सेकेंड, और फोर्स जो लग रहा है वो 0.2 न्यूटन का लग रहा है, और कितनी देर के लिए लग रहा है? 10 सेकेंड के लिए लग रहा है. पूछ रहा है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? व्हाट इज द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी? ठीक है. अब देखो यहां पर करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना. अब सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं.
ये देखो, ये आपका F इंटू टी, ये चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, F इंटू टी, ये कितना हो गया 0.2 इंटू 10, तो ये 2 आ गया। ठीक, पहले मोमेंटम कितना था 8, इनिशियल जो मोमेंटम है वो 8 है, तो फाइनल कितना हो जाएगा बताओ, 8 प्लस 2 यानी कि 10 हो जाएगा। बढ़ गया ना मोमेंटम, मोमेंटम बढ़ गया। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/2m बाहर है, ये आएगा P2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर, ये आएगा 1/2m हो गया, P2 स्क्वायर यानी कि ये आएगा 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, क्यों, तो ये आएगा 100 माइनस 64 अपॉन कितना आएगा 8, तो ये आया 36/8 आंसर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 4.5 जूल। उसके बाद आइए 10th, क्वेश्चन नंबर है 10th, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट इतने न्यूटन पर सेंटीमीटर फ्रॉम डिफॉर्मेशन 10 to 20 सेंटीमीटर। देखिए के दिया हुआ है 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर, इसको पर मीटर कर लेना, 2 जीरो और आ जाएंगे, तो न्यूटन पर मीटर, और x1 कितना है 10 सेंटीमीटर है, और x2 कितना है 20 सेंटीमीटर है। वर्क डन पूछ रहा है तो हाफ के और x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये आएगा हाफ के 10 to the power 4, और ये आएगा 20 इंटू 10 to the power -2 का स्क्वायर, और 10 इंटू 10 to the power -2 का स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 10 to the power 4 कट गया, ये आएगा 400 माइनस 100, तो 300/2, ये आ जाएगा 150 जूल, ठीक है ना, ये आंसर होगी, ठीक है, तो ऐसे किया जाता है। हो गया, लिख लिया। अगला देखिए 11, क्वेश्चन नंबर 11, टू स्प्रिंग्स ऑफ कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर एंड 200 न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर जो पहला वाला कांस्टेंट है वो आपका कितना है, ठीक है, पहला जो कांस्टेंट है वो है 1000 न्यूटन पर मीटर, और दूसरा वाला है 2000 न्यूटन पर मीटर। दे विल हैव पोटेंशियल एनर्जी इन द रेशियो ऑफ, ठीक है, और दोनों में सेम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स सेम लगा रहे हैं, तो ये देखो K1 X1 K2 X2 आ जाएगा, तो ये देखो यहाँ पर X1 और X2 का जो रेशो है वो K2/K1 होगा, K2/K1 करोगे तो 2:1। अब एनर्जी का रेशो, तो पहले वाली की एनर्जी आएगी हाफ K1 X1 स्क्वायर, दूसरे वाली की एनर्जी आएगी हाफ K2 X2 का स्क्वायर, हाफ हाफ कट गया, E1/E2 K1/K2, तो ये आएगा 1/2, और ये आएगा 2/1 का स्क्वायर, तो ये 2/1, तो आंसर क्या हो गया 2/1 हो गया भाई, ये वैल्यू आ जाएगी। नोट कर लिया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12,
12th में क्या है कि वाटर इज फॉलिंग ऑन द ब्लेड्स ऑफ अ टर्बाइन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 25 मीटर। हाइट दे रखी है 25 मीटर और 3 इंटू 10 टू दी पावर 3 kg जो है वो वाटर पोर डाउन हुआ है पर मिनट। पर मिनट मतलब टाइम दिया है पर मिनट, यानी कि 60 सेकेंड। द होल ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू टर्बाइन, पावर डिलीवर्ड इज, पावर कितना डिलीवर होगा। तो ये देखो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, ये आएगा mgh अपॉन टी। मास कितना है 3 इंटू 10 टू दी पावर 3, जी 9.8 बोल रहा है। हाइट कितनी है 25 मीटर, टाइम कितना है 60 सेकेंड। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाए। क्लियर? तो ये आंसर होगा। लिख लिया? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13। एन एथलीट ऑफ मास 60 kg स्किप्स। क्वेश्चन नंबर 13, एथलीट का मास दिया है 60 kg और स्किप्स एट द रेट ऑफ 20 स्टेप्स पर मिनट थ्रू एन एवरेज हाइट ऑफ 25 सेंटीमीटर। हाइट दिया है 25 सेंटीमीटर और 20 क्या है स्टेप्स पर मिनट, 20 बार ऊपर नीचे जंप कर रहा है, यानी कि 20 बार ये हाइट चढ़ेगा। तो टोटल हाइट कितनी होगी बताओ? ये आ जाएगी 25 सेंटीमीटर इंटू 20, तो टोटल आया 500 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर और टाइम हो गया 60 सेकेंड का। पावर पूछ रहा है इसका, तो पावर आएगा mgh अपॉन टी। मास कितना है 60, जी कितना है 9.8 ले लो, हाइट कितनी है 0.5, टाइम कितना है 60। सॉल्व कर लो तो आंसर कितना 4.9, 9.8 है, 9.8 है भाई, mgh लगा दो mgh। अब टोटल हमारा कितना हो गया? टोटल हमारा जो हो गया 20 स्टेप्स पर मिनट है और एक स्टेप कितने का है 25 सेंटीमीटर का है, तो टोटल 20, तो टोटल 500 स्टेप जो है ऊपर नीचे ये कर रहा है। तो 0.5 मीटर का टोटल ये हाइट चढ़ा कि नहीं चढ़ा? टाइम 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड का लगा। अब आप लगा दो mgh कर लो तो वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इतना पावर जो है ये डिसिपेटेड आ जाएगा। क्लियर है? ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अगला कह रहा है अ पंप मोटर इज यूज टू डिलीवर वाटर एट अ सर्टेन रेट फ्रॉम द गिवन पाइप टू ऑब्टेन ट्वाइस हाउ मच वाटर एज मच वाटर इन द सेम टाइम द पावर ऑफ मोटर हैज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय। तो देखिए क्वेश्चन नंबर बात हो रही है इसकी 14 की, मोटर की पावर की बात हो रही है। तो पावर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है v की पावर 3। आप ऐसे याद कर लो ना कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होता है ना। तो पावर जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू v की पावर 3 होती है। क्यों भाई? पावर प्रोपोर्शनल टू v की पावर 3। अच्छा, उसने बोला है कि रेट को डबल करो, रेट को डबल करो। रेट को डबल करने का मतलब है वेलोसिटी को डबल करो। रेट को डबल करने का मतलब है कि वेलोसिटी को डबल करो। क्लियर हो रहा है? रेट को डबल करो तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी, है ना। अब ये देखो, अगर वेलोसिटी को आपने डबल कर दिया तो पहले p बाद वाला p डैश, पहले v बाद वाला 2v, इसकी पावर 3 कैंसिल हो गया 1/8, तो p डैश कितना हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ p। याद रहेगा? अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों को लग रहा होगा डायरेक्ट, मैंने बता दिया। डायरेक्ट नहीं, ये होता है कि जब किसी पाइप से लिक्विड फ्लो करता है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो फोर्स का फॉर्मूला ए रो वी स्क्वायर होता है। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखो साफ साफ दिख रहा है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है। ये वैल्यू आ जाएगी।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे किया जाता है इसमें, ठीक। कंप्लीट। चलिए अब उसके बाद आइए नेक्स्ट। A pendulum bob has a speed of 3 at the lowest position. The pendulum is 0.5 meter long. The speed of the bob when the length makes an angle of 60 degree with the vertical. तो ये देखिए, यहाँ से एक पेंडुलम है, ये ऐसे थी यहाँ पे, और कितने मीटर पर सेकेंड है? 3। और अब ये देखो, अब ये पेंडुलम यहाँ पहुँच गई है, अब ये कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री का है। अब ये देखो, ये ऐसे जा रहा मान लो। अब कह रहा बताओ यहाँ पर कितनी स्पीड होगी, ये पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। पेंडुलम की जो लेंथ है वो 0.5 मीटर है, ठीक है। अब ये देख, यहाँ पर ये हाइट कितनी चढ़ के आएगा? ये आएगा L cos 60। तो ये जो हाइट यहाँ पर मिलेगी L माइनस L cos 60, ये क्या हो गया? L कॉमन है, 1 माइनस cos 60, ये h बराबर आएगा L और 1 माइनस 1/2, तो h बराबर है L/2। तो ये कितना आ जाएगा? 0.5/2, तो 0.25 मीटर आ गया। देखो आ गया। अब लगा दो भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो mgh इज इक्वल टू हाफ m और v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ये देखो m कट गया तो ये आएगा 2g10, हाइट हो गया 0.25, v1 स्क्वायर तो ये हो गया 9 और ये हो गया v स्क्वायर। ये कितना हो गया बताइए? ये आएगा 0.5 इंटू 10 करोगे तो 5 आ जाएगा, 9 माइनस v स्क्वायर, तो v स्क्वायर 9 माइनस 5 तो 4 हो गया, तो v बराबर हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक। कंप्लीट। अगला देखिए 16, क्वेश्चन नंबर है 16। सिक्सटीन वाले में ये कह रहे हैं कि यहाँ से एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये ऐसे सर्किल बना हुआ है, ये है, और यहाँ से एक बॉडी को रोल कराया गया है, u0 है, ठीक है ना। A small body slides down a smooth uneven surface from a height h, which eventually energize into a circular loop of radius less than h. What should be the value of h so that the force on the body at A is √2 times the weight? यहाँ पर इन्होंने A पॉइंट ये लिखा हुआ है, यहाँ A पॉइंट है, यहाँ नीचे पॉइंट B है, और यहाँ पर पॉइंट जो है यहाँ B है, सॉरी। अब इन्होंने कहा कि यहाँ पर जब बॉडी पहुँचे तो जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, सो दैट द फोर्स ऑन द बॉडी एट A इज √2 टाइम्स द वेट। मतलब यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन उसको मिले, ये जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर मिले वो mg√2 के बराबर मिले, क्लियर है। और यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होगी, तो ये आएगा mg√2, mm कट गया तो यहाँ से v स्क्वायर कितना मिलेगा बताओ? v स्क्वायर मिलेगा gr और √2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों भाई, ये हमारा v स्क्वायर आ जाएगा, आएगा। अब यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, स्टार्टिंग में हाइट h है ना, और यहाँ पर क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर प्लस और mg इंटू आर हो जाएगा, तो ये कितना मिलेगा? mg h हाफ m v का स्क्वायर करोगे तो gr√2 प्लस, और ये कितना मिल गया यहाँ से? ये यहाँ से मिल गया कितना? ये आ गया अपना mg इंटू आर, ठीक है ना। यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है, फोर्स जो है वो √2 टाइम्स इट वेट है, तो ये हमारा mg√2 हो गया। देखो, और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल के बराबर है,
इक्वल कर दिया तो वी स्क्वायर निकल आया, और यहाँ पर वी स्क्वायर रख दो तो ये देखो एम जी सारे कट गए, क्यों भाई? तो यहाँ पर एच क्या मिल गया बताओ? ये एच हमको जो मिल गया है वो यहाँ से सॉल्व कर लो। तो ये जब सॉल्व करोगे तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी? हाइट की। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है ना, हाइट की जो वैल्यू है वो अपने को मिल जाएगी। ठीक, ऐसे करना है। वहां पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 17। ठीक है, क्या कह रहा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज ऑन द पार्टिकल इज। ये देख, यहां पर ग्राफ दिया है वेलोसिटी का टाइम के साथ, और ये ग्राफ ऐसे है, ये हमारा 20 है और ये टाइम दिया है 2 सेकेंड का। ठीक है, और मास दिया है 2 kg का। मास कितने का दिया है? 2 kg का दिया है। क्यों? तो वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के होता है। तो यहाँ से वर्क डन निकाल दो, तो हाफ मास और v का स्क्वायर, तो ये 400 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? 2 कट जाएगा। तो अब ये 400 का वर्क डन है, लेकिन एनर्जी का लॉस हो रहा है, इसलिए माइनस लगाना, ध्यान रखना माइनस लगाना। तो आंसर आएगा सेकेंड। क्लियर? तो ये तो बात हो गई सेक्शन ए की। अब आइए भाई सेक्शन बी में आ जाते हैं। ठीक है ना, सेक्शन बी में आ जाते हैं। यहाँ पर सेक्शन बी में देखिए, तो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन क्या है? 36 वाला क्वेश्चन नंबर जो है 36 देखिए। A body of mass m is moving in a circle of radius r. What is the work done by the force in moving the body over half the circumference? अब ये देखिए, साफ साफ बोल रहा है कि बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो केवल सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और अगर सेंट्रीपिटल लगेगा तो वर्क डन 0। आंसर फर्स्ट। अगला देखिए 37। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और लगभग हर एग्जाम में आ चुका है। यहां पर देखो फोर्स दिया हुआ है -k वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप दिया है। ठीक है ना, वेयर के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट एक्ट ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, द पार्टिकल इज टेकन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस 2.a, पैरेलल टू वाई एक्सिस, टोटल वर्क डन। तो ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ये देखो यहाँ तक लेके गए a,0, फिर यहाँ तक लेके गए a,a। क्लियर है? वर्क डन पूछ रहा है, तो दो पार्ट में करिए। पहले वाले पार्ट का वर्क डन W1, दूसरे वाले पार्ट का वर्क डन W2। अच्छा, फोर्स का जो x कंपोनेंट मिलेगा -ky, और जो y कंपोनेंट मिलेगा वो -kx मिलेगा। क्यों? ये कौन हो गया? -ky हो गया और ये -kx हो गया है। अब ये देखो, जब इस लाइन में यहां से यहां तक चलेंगे ना हम लोग, ये चलेंगे यहां से यहां तक, तो ये वर्क डन 0 आएगा। समझ रहे हो ना? ये वर्क डन क्यों 0 आएगा? क्योंकि इस पूरी लाइन में क्या है बोलो? y = 0 है। समझ रहे हो? यहां से यहां तक y की वैल्यू क्या है? 0, तो वर्क डन 0। क्यों? क्योंकि y अगर 0 करोगे तो ये 0 आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? अब इस वाले में देखो, इस वाले पार्ट में -k, और इस पूरी लाइन में x की जगह a है, और इनटू डिस्प्लेसमेंट ले लो, डिस्प्लेसमेंट a है, तो -ka² हुआ कि नहीं हुआ? कितना हो गया बताओ? -ka² हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हमारा वर्क डन आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, चलिए, तो -k²। पहले देखो, इस वाले पार्ट का वर्क डन 0, इस वाले पार्ट का वर्क डन कितना? -k²। इस वाले का 0 क्यों है? क्योंकि एक्स एक्सिस में चल रहे हैं, और देखो एक्स कंपोनेंट में y की वैल्यू 0 होती है, तो 4 0, तो वर्क डन हमारा 0। क्लियर है कि नहीं?
हो गया, समझ में आया? तो ये वैल्यू आ जाएगी इसमें। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 38 हो गया। यहां पर अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, इट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज शोन। ठीक है ना, एक ग्राफ दिया हुआ है देखो यहां पर, और ये ग्राफ ऐसे, पहले स्ट्रेट लाइन है, फिर ये ऐसे है स्ट्रेट लाइन, फिर ऊपर ऐसे कर, फिर ऐसे मुड़ा हुआ, 1 2 3 4। ये हमारा T1 टाइम है, ये T2 है, ये T3, आगे T4 है। ठीक, तो अब देखो पहले वाले पार्ट का क्या होगा, पहले वाले पार्ट का वर्क डन क्या होगा। ठीक है ना, पार्टिकल इज मूविंग, है ना, पहले वाले पार्ट में पार्टिकल इज मूविंग स्ट्रेट लाइन, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारा टाइम है। पहले वाले पार्ट में देख रहे हो, ये आपका डिस्प्लेसमेंट प्लस में है, वर्क डन पूछ रहा है। ठीक है ना, इट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है। अब इनका कहना है कि बताइए वर्क डन कैसा होगा, वर्क डन कैसा होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी क्या है तुम्हारी, कांस्टेंट हो गई यहाँ से। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव बढ़ रहा है, तो वर्क डन प्लस में आएगा, तो इसका वर्क डन तो आपका प्लस में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दूसरे वाले पार्ट का वर्क डन क्या होगा, दूसरे वाले पार्ट में देखो फ्रॉम T1 टू T2, T1 से T2 के बीच में देखो 0 हो जाएगा, T1 से T2 के बीच में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, ये मतलब बदल नहीं रहा है, इसका मतलब वर्क डन 0। फिर उसके बाद क्या है, T2 से T3, T2 से T3 पॉजिटिव एसलेशन है, फिर वर्क डन तुम्हारा प्लस में हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे करके आपका चलेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ये ग्राफ आप देख सकते हो। फिर आइए 39, क्वेश्चन नंबर है 39। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t, और बॉडी का जो मास दिया है वो 2 kg का दिया है। क्या पूछ रहा है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 2 to 4। तो जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ना, तो ये आ जाएगा हाफ m और v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो पहले v निकाल लो, तो ds/dt होता है, तो ये आएगा 2t प्लस 2 आ जाएगा। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड रख दो, तो ये v1 कितना आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 2, तो ये आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। और t इक्वल टू 4 रख दो, तो v2 आ जाएगा कितना, 2 इंटू 4 प्लस 2, तो ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। रख दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आ जाएगा हाफ m, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 2 कट गया, 100 माइनस 36, 64 आ जाएगा ये। क्लियर है कि नहीं? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 40 वाला, अ बॉडी ऑफ मास m इज ड्रॉड फ्रॉम अ हाइट h on a sand floor. If the body penetrates x centimeter into the sand, the average resistance offered by the sand to the body is। तो ऊपर से देखो क्या किया गया है कि एक बॉडी को गिराया गया सैंड के ऊपर। क्यों, ये देख यहां पर m मास की बॉडी को गिराया गया h हाइट से, और ये सैंड है, सैंड के अंदर कितना पेनिट्रेट कर रही है, x, m मास है, तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना हुआ, mgh प्लस एक्स। और यहाँ पर देखो फोर्स लग रहा है अपोजिट वाला, तो F इंटू एक्स, तो F कितना मिल गया बताओ, mgh प्लस एक्स अपॉन एक्स। आंसर आ गया सेकेंड वाला। ठीक, अगला देखिए 41 क्या कह रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग सर्कल ऑफ रेडियस आर डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस एज। काइनेटिक एनर्जी दी है a इंटू एस। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है ये पूछा जा रहा है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द पार्टिकल। ठीक है ना, पार्टिकल पर फोर्स कितना लगेगा। तो यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर, तो ये आएगा mv स्क्वायर बराबर 2as
तो यहाँ से क्या पूछ रहा है, वी स्क्वायर बराबर आएगा 2as अपॉन एम आ जाएगा, तो v इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ 2as अपॉन एम। क्लियर है, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब ये कह रहा फोर्स बताइए कितना एक्ट हो रहा है। अब ये देखो यहां पर जो है, यहां पर v हम लोगों ने निकाल लिया है ना। फिर से देख लो, हाफ एम वी स्क्वायर ए एस हो गया है ना। ए एस के बाद एम वी स्क्वायर निकाल लो तो ये 2as हो गया है ना। तो यहां से क्या निकाल लो, वी स्क्वायर निकाल लो, तो ये हो जाएगा इतना और v इक्वल टू इतना। क्लियर है। अच्छा दूसरी बात हमसे पूछ रहा हो फोर्स, तो यहां पर क्या करोगे, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो, एम वी स्क्वायर बाई आर, तो ये आएगा 2as अपॉन आर, आंसर ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक। अब इसके बाद आइए 42, क्वेश्चन नंबर 42। A plank of mass m moving with a velocity v along a frictionless horizontal track and body of mass m by 2। ये देखो एक प्लैंक आ रहा है इधर से, v वेलोसिटी से आ रहा है और m मास है, दूसरा उधर से आ रहा है और ये हमारा m by 2 है, और इधर से जो वेलोसिटी है वो 2v है, ठीक है। फाइनल स्पीड ऑफ द प्लैंक पूछ रहा है, ये है प्लैंक, देखो तो ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला v1 क्या होता है, m1 माइनस m2 u1 प्लस अपॉन m1 प्लस m2 होता है। तो m1 माइनस m2 तो m माइनस m बाई 2 और u1 की जगह v है ना, प्लस यहाँ पर क्या हो गया 2, m2 की जगह हो गया m बाई 2 और वेलोसिटी की जगह माइनस 2v, और यहाँ पर हो जाएगा m प्लस m बाई 2। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये कितना मिला, m बाई 2 मिला, तो ये आया देखो m अपॉन 2v आया, प्लस यहाँ पर कितना मिलेगा माइनस 2mv आएगा, माइनस 2mv अपॉन 3m बाई 2 आ जाएगा। क्यों भाई, इसको सॉल्व कर लो तो वैल्यू आ गई तुम्हारी। क्लियर है कि नहीं, ये आंसर, ठीक। यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस ये बचेगा 3mv बाई 2 बचेगा और अपॉन 3m बाई 2 आएगा, तो माइनस v आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो, माइनस v आ जाएगा इसमें, ठीक। आंसर, फॉर्मूला याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, ये वैल्यू। ओके चलिए, ये हम लोगों ने देखो डिस्कशन कर लिया पेपर का। ओके, बाकी कोई डाउट है तो आप अलग से ही पूछ सकते हैं। थैंक यू।